नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जमीन सर्वे ज्ञान में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि वंशवृक्ष जो नई प्रक्रिया है 2023 में जो नया नियम लागू हुआ है उसके आधार पर वो उसका क्या क्या प्रोसेस है, हम किस प्रकार से वंशवृक्ष कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक प्रेजेंटेशन और इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी डिटेल बाय डिटेल करके देंगे। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए इसको स्किप ना करें, प्लीज़ देखें। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हमारा वंशवृक्ष में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरा 3 पॉइंट है कि वंशवृक्ष क्या होता है, वंशवृक्ष क्यों बनाते हैं और वंशवृक्ष कहाँ से बनाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा पहला पॉइंट है वंशवृक्ष क्या होता है और वंशवृक्ष क्यों बनाते हैं, इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है जिसका कि लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस पे बात करेंगे कि वंशवृक्ष कहाँ से बनाते हैं और क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगता है, किस प्रकार से बनाते हैं और नई प्रक्रिया जो आई है उसमें क्या गाइडलाइन है। तो ये सारी चीज़ों पर आज हम आपको डिस्कस करेंगे और इसमें किन किन लोगों का रोल अहम है। मुख्यतः इसमें 4 लोगों का रोल अहम है, जिसमें सबसे पहले आते हैं पंचायत सचिव, दूसरे हो जाते हैं ग्राम कचहरी सचिव, तीसरे हो जाते हैं सरपंच। तो इन 3 लोगों की मुख्य भूमिका है। इसके अलावे भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे गवाह हो गए, वार्ड सदस्य है, पंच है, आंगनवाड़ी सेविका है, चौकीदार है। तो इन अभी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे कि क्या क्या करना है, इन लोगों की कहाँ कहाँ पे सहभागिता है। तो जैसा कि दोस्तों आप ये देख रहे हैं पहले वाले टैब में वंशावली बनाने हेतु नई प्रक्रिया 2024। तो सबसे पहले वंशवृक्ष बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। वो आवेदन किसके पास देना पड़ेगा, तो वो आवेदन आपको पंचायत सचिव के पास। दोस्तों, क्या है कि अभी इसमें हम आपको डिटेल बाय डिटेल यह बताते हैं कि किस प्रकार से कहाँ पे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरते हैं, किस फॉर्म को कहाँ पे देना है, क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है कि सबसे पहला है प्रोसेस पंचायत सचिव के पास। आपको जो भी वंशवृक्ष का आवेदन है, जो भी आवेदन है आपको वंशवृक्ष का कि हमें वंशवृक्ष बनवाना है, उस आवेदन को आप जमा करेंगे पंचायत सचिव के पास। कहाँ पे जमा करेंगे, पंचायत सचिव के पास। दूसरा, जब यह आप आवेदन जमा करेंगे तो उसमें आपको 10 रुपये का वंशवृक्ष पे शुल्क देना पड़ेगा। जो भी आवेदक होंगे वो 10 रुपये का शुल्क पंचायत सचिव को देंगे और पंचायत सचिव इसके एवज में आपको 10 रुपये की रिसिप्ट देंगे, यानी कि पावती देंगे। जो जैसे आपने जमा किया 10 रुपये तो उसका आपको रिसीविंग मिलेगा कि आपने इस कार्यालय में 10 रुपये वंशवृक्ष के लिए जमा किया। तो ये आपको कहाँ पे जमा करना है, पंचायत सचिव के पास, पहली बात। उसके बाद क्या है, पंचायत सचिव के पास अधिकतम 7 दिन है। उस 7 दिनों के अंदर में उनको सारी चीज़ों के डाटा को वेरीफाई करके उसको अग्रसारित कर देना है, ठीक है। और पंचायत सचिव क्या करेंगे, अग्रसारित जो आवेदन होगा उसकी छाया प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। यह जिम्मेवारी पंचायत सचिव महोदय की होगी। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हो गया, पंचायत सचिव। दूसरा है दोस्तों ग्राम कचहरी सचिव। अब इनका क्या रोल है, अभी जो नई गाइडलाइन आई है इनमें इनका क्या रोल है। तो दोस्तों, जैसे ही पंचायत सचिव महोदय क्या करेंगे कि जो मतलब आवेदन की छाया प्रति है उसको क्या करेंगे, ग्राम कचहरी सचिव पंचायत सचिव से प्राप्त आवेदन को संधारित पंजी में पूर्ण विवरण के साथ दर्ज करें। मतलब ग्राम कचहरी सचिव, मतलब पंचायत सचिव जब ग्राम कचहरी सचिव को जो आवेदन भेजेंगे तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, उसका पूर्ण विवरण अपने रजिस्टर में या जो भी उनकी पंजी होगी, संधारित पंजी, उसमें वो सारा रिकॉर्ड दर्ज करेंगे। और जैसे ही उनको पंचायत सचिव भेजते हैं तो अविलंब, मतलब बिना देर किए हुए, उसको वो क्या करेंगे, ग्राम कचहरी के सरपंच के पास स्वीकृति के लिए भेज देंगे। कौन भेज देंगे, ग्राम कचहरी सचिव। तो दोस्तों, यहाँ पे दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप हो गया कि आपने आवेदन दिया किसके पास, आपने आवेदन दिया पंचायत सचिव के पास। पंचायत सचिव के पास आपने कितना जमा किया, 10 रुपये का शुल्क जमा किया और आपने उनसे उसका पावती भी ले लिया, यानी कि रिसीविंग ले लिया। उसके बाद पंचायत सचिव उसको कहाँ देंगे, पंचायत सचिव देंगे ग्राम कचहरी सचिव को। तो और ग्राम कचहरी सचिव उसको अपने पंजी में संधारण करने के बाद उस आवेदन को स्वीकृति के लिए ले जाएंगे किसके पास, ग्राम कचहरी सरपंच के पास। दोस्तों, अब आता है इसमें अहम रोल ग्राम कचहरी सरपंच साहब का। सरपंच साहब क्या करेंगे कि आवेदन पत्र की
छाया प्रति करा लेंगे, उसका जो भी आवेदन पत्र वहाँ से आया है उस आवेदन पत्र की छाया प्रति करा करके, जैसे गांव का कोई भी सुगोचर स्थान, मतलब सुगोचर क्या होता है कि जैसे जहाँ पे कोई भी सरकारी स्थान हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई मंदिर हो गया, जहाँ पे 10 लोग बैठते हो, 50 लोग बैठते हो, इस तरह से, तो उसको वहाँ पे चिपका करके और 7 दिनों के अंदर उस पर आपत्ति मांगेंगे। किससे आपत्ति मांगेंगे? मान लीजिए आपने वंश वृक्ष बनवाने के लिए आवेदक दिया है, आवेदक अपना वंश वृक्ष बनाने के लिए दिए हैं आवेदन, तो उसमें क्या है कि वो आपत्ति मांगेंगे ग्रामीण से। हो सकता है उसमें उनके किन्हीं भाइयों को छोड़ दिया हो सकता है किसी का नाम उसमें छोड़ दिया हो। तो इस तरह से अगर उस वंश या गलत वंश वृक्ष के लिए भी आवेदन कर रहे हो तो अगर यह गलत होगा तो गांव के लोग जिनको भी इस पर आपत्ति होगी वो क्या करेंगे, इस 7 दिनों के अंदर में वो अपना लिखित आवेदन आपत्ति करेंगे सरपंच महोदय के पास। और अगर आपत्ति नहीं आती है उस स्थिति में सरपंच क्या करेंगे, जो भी संलग्न प्रपत्र है यानी कि जो वंशावली की मूल प्रति है उस पर अपना सील मोहर लगा करके वंश वृक्ष बना करके हस्ताक्षर के साथ वंशावली को निर्गत कर देंगे। मतलब अगर मान लीजिए कोई आपत्ति नहीं आती है उस केस में वो क्या करेंगे कि उस पर अपना जो संलग्न प्रपत्र रहता है आवेदन के साथ उस पर वो अपना सील मोहर और हस्ताक्षर करके वो क्या करेंगे, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। तो सबसे पहला है कि अगर मान लीजिए आपत्ति आती है उस केस में क्या होगा, तो अगर किन्हीं लोगों को उस वंश वृक्ष पर आपत्ति है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने भाई का नाम छोड़ दिया, अगर वो आपत्ति करता है, इस केस में ग्राम कचहरी सरपंच का यह दायित्व है कि वह एक आम सभा यानी कि बैठक करेंगे, सार्वजनिक बैठक बुलाएंगे, उसमें वार्ड पंच, वार्ड सदस्य जो भी है ग्राम के वो रहेंगे, गणमान्य लोग भी रहेंगे, और उन सबों के समक्ष यह फैसला लिया जाएगा कि उस पर कार्रवाई होगी कि कौन सा सही है, दोनों का कागज देखा जाएगा, फिर सारी चीजें होगी प्रोसेस प्रक्रिया के तहत, उसके बाद ही वंश वृक्ष बनेगा। अगर किन्हीं की आपत्ति आती है तब दोनों प्रति का कागज देखने के बाद, दोनों गवाहों का सुनने के बाद, उसके बाद तब जा करके वंश वृक्ष तैयार होगा। अब जो वंशावली है यह 2 प्रति में तैयार होगी। दोनों प्रति ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी, दोनों प्रति ग्राम पंचायत सचिव को वापस कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सरपंच महोदय का आपने यहाँ पे काम समझ लिया, उनका क्या काम है। तो जैसे ही आवेदन ग्राम कचहरी सचिव सरपंच महोदय के पास लेके आता है तो सर्वप्रथम सरपंच महोदय क्या करेंगे कि वो जो भी आवेदन है वंश वृक्ष का उसको वो क्या करेंगे, फोटोकॉपी करके उसको एक सुगोचर स्थान यानी कि जहाँ पे सार्वजनिक स्थान है, जहाँ पे लोग बैठते हैं, जहाँ से सभी लोगों को दिख सके, वहाँ पे वह चिपका देंगे और 7 दिनों के अंदर में उस पर आपत्ति मांगेंगे। अगर किन्हीं को कोई आपत्ति है तो वो आवेदन के थ्रू सरपंच साहब से आवेदन करेंगे, उस पर सार्वजनिक सुनवाई के आधार पे उस पर काम किया जाएगा। और अगर आपत्ति नहीं आती है तो वो फिर क्या करेंगे कि नया वंश वृक्ष तैयार कर उस पर अपना सील मोहर हस्ताक्षर करके उसको 2 प्रति में तैयार करेंगे और दोनों प्रति पंचायत सचिव महोदय के पास वापस कर देंगे। तो यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों आगे स्टेप में। इसके बाद की क्या प्रक्रिया है, उसके बाद फिर आता है ग्राम कचहरी सचिव के पास। ग्राम कचहरी सचिव उक्त वंशावली की छाया प्रति अपनी कार्यालय अभिलेख के रूप में सुरक्षित रख लेंगे। मतलब उसका वंशावली का छाया प्रति क्या करेंगे, ग्राम कचहरी सचिव मतलब कभी भी आकर के चेक होगा, जो भी बड़े अधिकारी होंगे, पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, विकास पदाधिकारी होंगे, जो लोग भी टाइम टू टाइम आकर चेक करते रहेंगे, तो वो इसलिए ये ग्राम कचहरी सचिव का दायित्व है कि जो भी वंशावली तैयार हुआ है उसका रिकॉर्ड वो अपने अभिलेख मतलब कार्यालय में अभिलेख के रूप में रख लेंगे, ताकि कभी भी अगर जांच बैठता है या कोई भी चीज़ होता है कि कहीं कोर्ट वगैरह में मांगा जाता है तो वो वहाँ पे दे सके। फिर से दोस्तों ग्राम कचहरी सचिव क्या करते हैं, उस जो आवेदन है उसको भेज देते हैं, जो वंश वृक्ष बना हुआ है 2 प्रति में उसको भेज देते हैं पंचायत सचिव महोदय के पास। तो यहाँ देख रहे हैं सरपंच से वंशावली प्राप्त हो जाने पर पंचायत सचिव 1 प्रति पर अपना प्रति हस्ताक्षर काउंटर सिग्नेचर कर दूसरी प्रति में आवेदक का हस्ताक्षर प्राप्त कर उसे हस्तगत करा देंगे। सरपंच महोदय जैसे ही वंश वृक्ष तैयार करके देंगे ग्राम कचहरी सचिव को, उसके बाद
ग्राम पछड़ी सचिव पंचायत सचिव महोदय को दे देंगे तो पंचायत सचिव महोदय क्या करेंगे, एक प्रति पर अपना काउंटर साइन करेंगे। ठीक है, सरपंच साहब के साथ साथ उनका भी काउंटर साइन होगा और दूसरी प्रति के आधार पर पारिवारिक पंजी में उसका पूर्ण विवरण अंकित कर लेंगे और जो सचिव महोदय के पास पारिवारिक पंजी होता है उसमें उसका वो सारा विवरण अंकित कर लेंगे। दूसरी प्रति तथा मूल आवेदन एवं उसके साथ संलग्न सभी कागजातों को ग्राम पंचायत कार्यालय में सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत सचिव की होगी। मतलब जो भी दूसरी प्रति, एक प्रति तो आवेदक को मिल जाएगा और वो वहाँ हस्ताक्षर भी कर देंगे कि हमने एक प्रति पा लिया, तो वो प्रति और उनका आवेदन के साथ साथ जितनी है वो सब को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भी ग्राम पंचायत सचिव महोदय की होगी। दूसरा आप यहाँ पे एक देख पा रहे हैं कि नोट लिखा हुआ, नोट क्या है कि पंचायत सचिव के द्वारा ग्राम कचहरी सचिव को अपनी अनुशंसा समर्पित किए जाने की तिथि से अधिकतम 15 दिनों के अंदर सरपंच को वंशावली पर अंतिम निर्णय लेने की बाध्यता होगी। तो यहाँ पे दोस्तों एक टाइम भी निर्धारित कर दिया गया है कि वंशवृक्ष आपको कितने दिन में बन जाएगा, यानी कि जब पंचायत सचिव महोदय उस अनुशंसा पर अपना दस्तखत करके देते हैं तो उस डेट से 15 दिन के अंदर में उनको अपना सरपंच महोदय को अपना जो भी निर्णय लेना है वो लेना ही होगा। यह नहीं कि 1 महीना तक रख लिए, 2 महीना तक रख लिया, ऐसा कुछ नहीं। उनको 15 दिन के अंदर में ही उस पर निर्णय लेना होगा और निर्णय लेने की बाध्यता होगी। इसके बाद अभी दोस्तों कहा भी जा रहा है कि आने वाले समय में इसको फिर RTPS किया जाएगा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, तो वो तो बात की बात है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या कागजात लगते हैं और कैसे उसको हम भरते हैं। तो अब जो हमारा सेशन है वो इसी पे होगा कि किस प्रकार से हम उसको भरते हैं। तो अगला जो हमारा प्रेजेंटेशन है कि वंशावली आवेदन प्रपत्र का नमूना। अब ये दोस्तों इसमें हम आवेदन भरते हैं। अब जैसे आप दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, जैसे अब यहाँ देख रहे हैं सेवा में पंचायत सचिव महोदय ग्राम पंचायत राज। दोस्तों तो यहाँ पे आपका जो भी ग्राम पंचायत है आपको वो फिलअप कर देना है। उसके बाद प्रखंड है, जो आपका अंचल है, प्रखंड है, आपको वो डाल देना है। उसके बाद है आपका दोस्तों जिला, यहाँ पे आपका जो भी जिला हो वो भर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि विषय में लिखा हुआ है वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में। अब उसके बाद है महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथ करता। अब जिनको भी अपनी वंशवृक्ष बनवानी है, जो आवेदन करता वो अपना वहाँ पे नाम देंगे, जैसे यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, फिर पिता का नाम डाल देंगे। उसके बाद वार्ड नंबर जो भी है आपका ग्राम का वार्ड है वो वार्ड जरूर देंगे। फिर उसके बाद ग्राम का जो नाम है आप वो देंगे, पोस्ट भर दीजिएगा, थाना भर दीजिएगा, पंचायत भर दीजिएगा, प्रखंड मतलब आपका जो भी अंचल है, ब्लॉक है वो भर दीजिएगा। अस्थायी निवासी हूँ, मुझे डैश कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अब दोस्तों ये क्या है, डैश कार्य हेतु यानी कि आपको किस लिए जब चाहिए, तो जनरली जो है अभी फिलहाल जो है वो आपको जमीन संबंधी कार्य हेतु ही चाहिए होता है, या फिर मान लीजिए आपको कहीं कोर्ट बंटवारा में देना तो वो भी जमीन पैतृक संपत्ति का बंटवारा वो भी है, या मान लीजिए आवासीय या किसी भी प्रकार से अगर आपको वंशवृक्ष चाहिए होता है, जिस काम के लिए चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं जमीन संबंधी, कोर्ट संबंधी जो भी कार्य है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। आप यहाँ पे सबसे पहले अपना जो वंशवृक्ष है वो बना देंगे नीचे में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ विष्णुदयाल सिंह। अब उनके कितने लड़के हैं, संतोष सिंह, दीपा सिंह, नेमा सिंह, बदय सिंह, इस तरह से करके दोस्तों फिर नेमा सिंह के दो लड़के हुए, सरजुग सिंह, जनार्दन सिंह। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सरजुग सिंह की पत्नी हो गई राधिका देवी, तो एरो आप ऐसा ही दे देंगे। और ये जो कट का निशान है इसका मतलब है कि ये लोग अब स्वर्गवास हो गए, इन लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस तरह से दोस्तों आपको अपना वंशवृक्ष तैयार कर देना है। उसके बाद नीचे क्या है कि मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या कह रहा है कि अगर आप इसमें कोई भी गलत चीज़ कराना चाहते हैं, गलत बनवा लेते हैं या कोई भी गलत जानकारी देते हैं तो इसकी आप स्वयं के जिम्मेवार होइएगा और इसके अंतर्गत जो भी धारा आएगी वो आप पे लगाई जाएगी, कानूनी कार्रवाई आप पे की जाएगी। अतः अनुरोध है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए। अब यहाँ पे है आवेदक आवेदिका का हस्ताक्षर। यहाँ पे नीचे में दोस्तों यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। अगर आप हस्ताक्षर नहीं कर पा रहे हैं तो आप यहाँ पे अंगूठा लगा दीजिए। यहाँ पे दूरभाष संख्या, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
अब यहाँ देख रहे हैं नोट में लिखा हुआ है कि आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज। अब आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। जैसे शपथ पत्र चाहिए, ये लगाना पड़ेगा, जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। वंशावली में अंकित जीवित व्यक्तियों, गवाहों के आधार कार्ड की, अब मान लीजिए इसमें जो भी जिनका आप वंशवृक्ष बनाना चाह रहे हैं जो जीवित है, आप उनका आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर आईडी लगा सकते हैं, रेसिडेंशियल आवासीय प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं, पैन कार्ड जो भी है आपके पास वो लगा सकते हैं। वंशावली में अंकित मृत व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। अब मान लीजिए जिनका अवेलेबल है आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र, आप उसको भी लगा दीजिए। जो लोग मृत हो गए हैं उनके मृत्यु प्रमाण पत्र भी आप लगा दीजिए। विहित प्रपत्र में गवाह तथा स्थानीय मुखिया, वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविका, चौकीदार द्वारा वंशावली निर्गत करने हेतु अनुशंसा प्रतिवेदन। अब यह अनुशंसा प्रतिवेदन क्या होता है, यह हम आपको आगे बताने वाले हैं कि उसमें क्या चाहिए, वो कौन सा प्रपत्र होता है। यह दोस्तों, यह जो आप देख रहे हैं यह है वंशावली अनुशंसा प्रपत्र नमूना। दोस्तों इसमें क्या होता है, वंशावली प्रमाण पत्र निर्गमन हेतु अनुशंसा प्रमाण। अभी इसमें क्या है, यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक, जो भी आवेदक है वो अपना नाम इसमें देंगे, थाना जो भी आपका थाना है, पंचायत जो भी है, प्रखंड जो भी है, जिला, अस्थायी निवासी हूँ, आवेदक एवं उनके परिवार को मैं भली भांति जानता तथा पहचानता हूँ। मतलब जो भी गवाही दे रहे हैं वो यह कह रहे हैं कि मैं इनके परिवार को भली भांति जानता एवं पहचानता हूँ। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है। मतलब जो भी यह वंशवृक्ष में दिए हैं यह सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब यह जो भी कहना कथन है इनका यह। उसके बाद दोस्तों, अतएव मैं अपने पूरे होशावास में गवाह के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक, अब यहाँ पे आवेदक का अपना नाम हो जाएगा जो भी है, उसके बाद उनके पिता का नाम हो जाएगा, के हित में गवाही का कोई भी अंश गलत असत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के सुसंगत धाराओं के तहत दंड कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। तो ये ठीक है, अगर मान लीजिए आपने गलत दिया तो उसके लिए आप दंड के भागी होंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 कॉलम बना है। अब इसमें आप गवाह का नाम, जैसे यहाँ देख रहे हैं मिश्री लाल शाह, पिता का नाम टुनटुन शाह, यहाँ पे अस्थाई पता, जो आपका अस्थाई पता है वो दे दीजिए और टेलीफोन नंबर दे दीजिए। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर दे दीजिए और यहाँ पे हस्ताक्षर, इस तरह से करके। अब जैसे यहाँ देख रहे हैं आशुतोष कुमार, पिता शैलेंद्र सिंह, ग्राम मड़पा ईश्वरदास, यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर दे दीजिए, यहाँ पे आधार नंबर दे दीजिए और यहाँ पे उनका हस्ताक्षर। गवाह, और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गवाह जो भी होंगे वह वंशज के परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके परिवार का कोई भी सदस्य गवाही नहीं दे सकता है। गवाह, और दूसरा नियम है कि गवाह साक्षर होने चाहिए, यानी कि लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और दूसरा उसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो इसमें 3 नियम आ गए। पहला कि आवेदक जो है, मतलब गवाह जो बनेगा वो आवेदक के परिवार से कोई भी नहीं बनेंगे। दूसरा कि आवेदक जो होना चाहिए वो साक्षर होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, और तीसरा उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये तीनों नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देख ही रहे हैं आपकी आवेदक आवेदिका मेरे अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत राज हरपुर पिपरा के अस्थायी निवासी हैं तथा उनके द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टियों को जांच कर मिलान किया एवं सही पाया। आवेदक एवं उपस्थित सभी गवाहों का बयान एवं हस्ताक्षर मेरे समक्ष लिया गया, जिसका सत्यापन किया जाता है। वंशावली प्रमाण पत्र के निर्गमन हेतु अनुशंसा की जाती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको करना क्या है। इसमें सबसे पहले वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर एवं मुहर करा लेना है, यानी कि उनका सिग्नेचर और उनका जो मुहर आता है वो उस पर लगा लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है यहाँ पे दोस्तों आंगनवाड़ी सेविका का हस्ताक्षर एवं मुहर। हर वार्ड में होती है आंगनवाड़ी सेविका, हर गांव में होती है। तो इस तरह से आपको जो आपके वार्ड की आंगनवाड़ी सेविका है वो हस्ताक्षर, उसका हस्ताक्षर और मुहर होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन है कि चौकीदार का हस्ताक्षर। चौकीदार जो है आपके गाँव का चौकीदार है, उसका हस्ताक्षर होना चाहिए और उसका एक नंबर होता है, बिट संख्या, जो आपको डालना है यहाँ पे। दूसरा है मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर। अब जैसे यहाँ पे मुखिया का हस्ताक्षर एवं मुहर करना है, तो यह सब करा लेने के बाद दोस्तों आपका जो है अनुशंसा पत्र तैयार हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं शपथ पत्र। एक और है जो है शपथ पत्र। इसमें भी वही सारा डिटेल भरना है, जैसे नाम भरना है, उम्र कितना है, पिता का नाम, उम्र कितना है, ये सारी चीज़ें भरनी है सब। उसके बाद है कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे किस कार्य हेतु चाहिए, कोर्ट संबंधी चाहिए, जमीन संबंधी, वंशावली किस काहे के लिए चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका वंशवृक्ष बनेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे है कि ग्राम पंचायत कार्यालय, जैसे आपका जो भी ग्राम पंचायत कार्यालय है वो भर दीजिएगा। उसके बाद प्रखंड जो है, यह कि इस शपथ पत्र का सारा बयान सही है, किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।
अतः इस आशय का यह शपथ पत्र है, मतलब शपथ पत्र आप दे रहे हैं कि इसमें अगर कोई भी चीज़ गलत होती है तो मुझ पर कार्रवाई हो सकती है। और यहाँ उसके बाद हो जाएगा, मैं शपथ पत्र को जानता हूँ जिन्होंने मेरे समक्ष अपना हस्ताक्षर किया। यहाँ पे पंचायत सचिव महोदय अपना हस्ताक्षर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों जो सरपंच महोदय द्वारा वंशवृक्ष निर्गत किया जाता है वह उसका फॉर्मेट यह है। जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा ग्राम कचहरी, सरपंच का कार्यालय, ग्राम पंचायत जो भी है, प्रखंड, जिला, वंशावली का संख्या, आपका कितना नंबर पर वंशावली निकला है, जो दिनांक है, किस तारीख को बना है, संबंधित पंचायत सचिव ग्राम पंचायत, जिस सचिव के द्वारा, यानी कि जो भी आपका ग्राम पंचायत हो रहेगा, अनुशंसा एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या, आप शपथ पत्र का भी एक संख्या है, वो संख्या इसमें लिखाएगा। फिर दिनांक होगा, आधार पर आवेदक, जो भी आवेदक का नाम है, उनके पिता का नाम, ग्राम, वार्ड संख्या। इनके बाद आपका जो मेन वंशवृक्ष है वो तैयार हो जाएगा। वंशवृक्ष तैयार होने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर मुहर है। यहाँ पे सरपंच अपना हस्ताक्षर मुहर करेंगे और इसी की 2 प्रति तैयार होगी। यहाँ पे सरपंच अपना हस्ताक्षर मुहर लगाएंगे, सील लगाएंगे और यहाँ पे प्रति हस्ताक्षरित करेंगे, यानी काउंटर सिग्नेचर करेंगे। कौन करेंगे? यहाँ पे ये पंचायत सचिव महोदय करेंगे। दोस्तों तो यह तो हमारा था वंशावली तैयार करने की प्रक्रिया। इसके साथ ही आज के वीडियो में विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।